अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे जो आज हमने दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेक होल्डर्स इन एक्सपेक्टेशन गैप, और दूसरा है एसेंशियल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेक होल्डर्स इन एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है? अब एक्सपेक्टेशन गैप सबसे पहले हम समझें ये क्या होती है। एक्सपेक्टेशन गैप जो होते हैं ना वो ये होता है कि लोग जो है वो कुछ समझ होते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और असल में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो कुछ और होती हैं। लोग ऑर्डर को समझ रहे हैं और लेकिन ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है। तो इस तरह जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना कायम हो जाती है। ठीक है। अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है खत्म करना होता है स्टेक होल्डर्स ने, ये मैनेजमेंट ने जो है खत्म करना होता है। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग कौन कौन सी होती हैं, अब हमने ये पढ़ना है। अब सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। ऑडिटर जो है ना कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता नहीं है, वो उसको जो है चेक करता है, उसकी रीचेकिंग करता है कि ये खुद ठीक बनाई गई है या नहीं बनाई गई। जो बनाने का काम है ना वो मैनेजमेंट का काम है। फिर उसके बाद जो है ना सेकंड जो है वो ये है कि ऑडिटर जो है ना जितना कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ ना उसकी एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि जो है ना एक जो लिमिटेड टाइम हमें दिया जाता है कि इसमें जो है ना आपने ऑडिट करना है। अब इतने टाइम में 1 2 3 महीने होते हैं इसके अंदर जो है ना आप 100% ट्रांजेक्शन जो है ना वो चेक नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भी ना नामुमकिन सा काम है। क्यों किस तरह चेक करते हैं आप, जो है सैंपल बेस्ड रहते हैं। कुछ जो है ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में ना हमें तरीके बताए गए हैं कि आपने जो है ना सैंपल्स को ना किस तरह जो है आपने जो है सिलेक्ट करना है। आपने कौन कौन से एरिया को सिलेक्ट करना है, कौन कौन से रिस्की एरियाज को सिलेक्ट करना है। फिर उसमें से आपको सैंपल्स दिए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना आपका जो है ना आगे काम किया जाता है। और ये जो है 100% ट्रांजेक्शन कभी भी चेक नहीं करते। ठीक है जी। उसके बाद ये बताया गया कि ऑडिटर जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस ये होती है कि 100% गारंटी देता है। 100% गारंटी कभी भी कोई इंसान दे नहीं सकता। ठीक है। आजकल तो कंप्यूटर में भी फिर भी कोई ना कोई गलती हो जाती है, इंसान तो फिर भी गलतियां करता रहता है। तो 90 to 95% ये आपको एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब 100% क्यों नहीं दे सकता? अब एक बंदा ऑडिटर जो है हमने ऊपर पढ़ा कि वो 100% ट्रांजेक्शन चेक ही नहीं करता। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ऑडिटर की जजमेंट गलत हो सकती है। ठीक है। उसने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है काम किया हो, लेकिन फिर भी ना स्टैंडर्ड्स में वो चीज़ लिखी नहीं हुई वहाँ पे, लेकिन वो असल यहाँ पे हो गई है इस प्रोसेस में। तो यानी कि जो सबसे कम रिस्क एरिया है हम उसको हमने चेक नहीं किया, लेकिन वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है इन्वेंट्री अगर है कि हम इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं और वहाँ पे वो जो सबसे ज़्यादा जो है वो जली हुई है या वो ख़राब हुई हुई है, तो इस तरह जो है ना गलती कभी भी निकल सकती है। लेकिन इसलिए जो है ना एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है ना प्रोवाइड नहीं की जा सकती। अब आप सोचेंगे कि फिर तो ऑडिटर को सजा मिल जानी चाहिए कि उसने काम किया नहीं। नहीं, अगर ऑडिटर ने जो है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम किया ना और फिर कोई गलती निकल आई है तो उसके लिए जो है ना वो ऑडिटर को माफ़ी होती है कि उसने कम से कम काम तो सही किया था, लेकिन अब वो गलती निकल आई है और एश्योरेंस 100% प्रोवाइड की नहीं जा सकती। तो उसमें जो है ना इसको माफ़ी होती है। ठीक है जी। लोगों का मानना है कि ऑडिटर जो है ना वो फ्रॉड देखता है कि फ्रॉड हुआ है इसके अंदर, कि नहीं, उसने ये चेक करना होता है। ऑडिटर जो है ये फ्रॉड चेक करने नहीं आया होता है, क्योंकि फ्रॉड में जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निक यूज़ हुई होती हैं। फ्रॉड अक्सर मिलता भी नहीं है। ठीक है। और ऑडिटर जो होता है सिर्फ उसे ये चेक करना होता है कि जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो ठीक की गई है, उसके मुताबिक जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है। जो फ्रॉड डिटेक्ट करने का काम है ना ये मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट जो है अपने इंटरनल कंट्रोल्स को इतना मजबूत बनाए कि यहाँ पे फ्रॉड हो ही ना सके। ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि ऑडिटर जो है ना वो इंटरनल कंट्रोल को जो है ना उस पर ओपिनियन देना होता है। ऑडिटर का काम ये भी नहीं है, ये भी हमारी गलत परसेप्शन है। ऑडिटर दे सकता है ओपिनियन कि क्योंकि ऑडिटर को हेल्प करता है ना इंटरनल कंट्रोल। जब भी ऑडिटर ने कोई भी जो है ना इन्फॉर्मेशन लगी होती है ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक, तो वो इंटरनल कंट्रोल के पास ही जाता है कि भाई बताएं ये इन्फॉर्मेशन क्या है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल करता है। तो वो इस पे ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन उसका जो है ना वो ये काम नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके बाद हमने पढ़ना अपना सेकंड जो है टॉपिक वो है एसेंशियल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। अब इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं ना तो कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके मुताबिक जो आपने ऑडिट को लेकर चलना होता है। सबसे पहला क्या है एसेंशियल, वो ये है प्रोफेशनल जजमेंट। अब प्रोफेशनल जजमेंट, इसमें जजमेंट अप्लाई होनी है। अब जजमेंट कैसे अप्लाई हो सकती है और सही कैसे अप्लाई हो सकती है? अब ये जो है जजमेंट जो है ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि आपके पास ऑडिट का नॉलेज कितना है, आपके एक्सपीरियंस कितना है, आपकी ट्रेनिंग कितनी हुई है। आपने जो है जब आप इंडक्शन हुई थी आपकी तो आपने कितने साल ट्रेनिंग की है। जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होता रहता है ना उतना ज़्यादा जो है ना आप जो है ना ज़्यादा ट्रेंड होते रहते हैं, उतना ज़्यादा आपकी जजमेंट जो है वो ठीक होती है। अब ये प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो आपकी इन सारी चीज़ों पर ना बेस करी होती है, और आप
की जजमेंट इसी पे जो है ना फिर आगे जज भी होती है कि भाई इसका अगर 10 साल का किसी का एक्सपीरियंस है तो उसकी जजमेंट जो है ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन जिसका जो है 5 साल का एक्सपीरियंस है उसकी जजमेंट जो है वो कम बेहतर होगी। जो जनरल परसेप्शन है वो यही होती है, ठीक है। इसलिए जो प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो यही कहलाती है। अब प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो कहाँ कहाँ इंप्लाई होती है। सबसे पहले जो ये प्लानिंग में इंप्लाई होती है, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस में एंड देन रिपोर्टिंग में। प्लानिंग क्या कि हमने जो है ऑडिट आपको मिला ना किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपनी का, तो आपने देखना होता है कि ये इंडस्ट्री है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इसके जो है कैसे प्लान करेंगे, ये सारी स्ट्रेटजी होती है ना, ये सारी जो है प्रोफेशनल जजमेंट से आपके पास आती है। फिर उसके बाद जो जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना ऑडिट को, फिर उसमें आपने देखना होता है कि एकदम से ये मसला निकल आया तो इसको हमने कैसे डील करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, ट्रेनिंग होगा, आप उससे पहले गुजरे होंगे, तो आपके लिए जो है ना उससे डील करना आसान होगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग स्टेज आती है। रिपोर्टिंग स्टेज ये होती है कि जब आपने जो है प्लानिंग भी कर ली थी, फिर उसके बाद आपने परफॉर्म भी कर लिया, अब आपने जो है कंक्लूजन ड्रॉ करना है, जो आपको एविडेंसेस मिले हैं। अब आपने कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करना है, उसको कितना अच्छा आपने रिप्रेजेंट करना है, कितना आप उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और कितना जो है आप उसे कॉम्प्रीहेंसिव लिख सकते हैं शॉर्ट करके भी, कि अगला जो है पढ़ता हुआ भी जो है ना उसे टाइम ज़्यादा ना लगे। तो आप किस तरह करेंगे, ये सारा कुछ जो है ना प्रोफेशनल जजमेंट से आता है, आपके एक्सपीरियंस से, ट्रेनिंग से आता है सब कुछ ये। अब सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है ना ये एटीट्यूड का नाम है आपके, ठीक है, कि आप जो है ना ऑडिट किस तरह करते हैं। जब भी आपने ऑडिट करना होता है ना, तो आपके ना जहन में क्वेश्चंस चलते रहने चाहिए कि भाई अगर ये ऐसे हो गया तो हमने क्या क्वेश्चन पूछना है, ऐसे हो गया तो क्या पूछेंगे, हमने जो है अगले बंदे को किस तरह फंसाना है। यानी कि ना फंसाने से मुराद ये है कि आपने अगले बंदे से किस तरह निकलवाना है कि इसने कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो अगला बंदा तो आपको नहीं बताएगा, लेकिन आपको जो है कोई क्वेश्चन इस तरह करना पड़ेगा जिससे जो आपको शक है ना उसको जो है यकीन में बदलना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये आपको जो है ना, जब आपका क्वेश्चनिंग माइंड होगा ना, फिर आप जो है अलर्ट रहेंगे हर चीज़ पे कि हाँ भाई यहाँ पे कंपनी में ये हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ पे कोई घपला ना हो रहा हो, ये चीज़ बढ़ गई है कि क्यों बढ़ गई है, यहाँ पे सेल बढ़ गई है साल के आखिर में या सेल कम हो गई है एकदम से, या आपकी इन्वेंट्री जो है वो साल के आखिर में बिल्कुल कम हो गई है, साल के शुरू में फिर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये जो है चीज़ें जो है ना आपने इनमें अलर्ट रहना है कि भाई साहब कि ये मसला तो नहीं हो रहा, कोई कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। फिर उसके बाद ये जो है ना आपको जब आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो चाहे आप क्लाइंट के साथ 3 से 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने मर्जी साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है ना आपने कभी भी ये नहीं कर देखना होता कि क्लाइंट अगर पिछले 10 साल में आपके साथ ऑनेस्ट है, उसने कोई चीज़ आपको गलत फराहम नहीं की, तो हो सकता है वो इस साल जो है आपको गलती कर दे, वो इस साल आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहा हो, वो इस साल जो है वो आपको चीज़ें सही फराहम ना कर रहा हो, ठीक है। तो आपने क्लाइंट पे कभी नहीं रहना, आपने अपनी तसल्ली जो है पूरी करनी है। आपने जो है ना किसी पे कभी भी भरोसा नहीं करना। ऑडिटर का काम ही होता है कि किसी पे भरोसा ना करे और अपनी तसल्ली जो है अपने प्रोसेसेस के ज़रिए ना वो पूरी करे, कि किसी भी किस्म का कोई डाउट ना रहे, कल के ऊपर कोई आपको बात ना आए। या आपने अपना काम पूरा करना है IFRS के मुताबिक, ताकि जो है आपको कल को कोई आपके ऊपर आपको किसी के सू ना कर सके आपको कि भाई इन्होंने गलती है, हमारी गलती कोई नहीं है, ठीक है। तो ये काम जो है ना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है आपको अप्लाई करता है। एडवांटेजेस क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के? सबसे पहले जो है आपको कोई भी चीज़ अनयूजुअल लग रही है ना, तो आप जो है ना उसके पास जाते हैं कि भाई साहब यहाँ पे क्या मसला चल रहा है, आप उसको जो है ना इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर वहाँ से हो सकता है कुछ ना कुछ निकल आए, ये सब कुछ होता है। फिर उसके बाद जो है हर चीज़ को जो है ना जब आप जनरलाइज़ करना शुरू कर देते हैं ना कि हाँ भाई हर जगह यही कुछ होता है, तो जब आप लेकिन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में अप्लाई कर रहे होते हैं ना, फिर आप हर चीज़ को जनरलाइज़ नहीं करते, ठीक है। आप जब भी कोई ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, तो आप जो है ना उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और उसको जो है बड़ा अलर्ट रह गया क्योंकि घपला ना हो इसके अंदर, ये सारा कुछ आप करते हैं। फिर उसके बाद जो है जब भी आप जो है ना कोई भी इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन जो है वो नहीं आप यूज़ करते हैं, ठीक है। आप हर चीज़ जो है अप्रोप्रिएट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ जो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंदर आता है और ये जो है सारे इसके एडवांटेजेस हैं। अब जो थर्ड और लास्ट वन एसेंशियल है वो है इंडिपेंडेंस। ऑडिटर जो होता है ना उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट से मुराद ये है, अब ऑडिटर ने किसी जहाँ पे वो ऑडिट करने गया, उसको ये नहीं होना चाहिए कि उसने जो है ना वहाँ पे कुछ शेयर्स लिए हुए हैं कि उसको जो है कोई फाइनेंशियल जो है वहाँ पे जो है ना कोई आपको फ़ायदा मिलना हो। अगर उसको फाइनेंशियल फ़ायदा मिलना होगा ना, तो उसको वो जो है गड़बड़ करेगा, वो जो है उसकी जो है ना ऑडिट जो है ना उस पर कोई ना कोई घपला कर देगा। फिर उसके बाद जो है अगर ऑडिटर जो है उसका कोई रिश्तेदार है वहाँ पे, डायरेक्टर रिश्तेदार है या कोई मैनेजर रिश्तेदार है या कोई CEO रिश्तेदार है, तो वो उसके कहने के ऊपर जो है ना वो कोई भी काम कर सकता है कि वो ऑडिट का जो है कंक्लूजन गलत ड्रॉ कर सकता है।
तो ये सारे जो है ना मसले आ सकते हैं। इसलिए जो है ना ऑडिटर को जो है ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना उसका वहाँ पे कोई जानने वाला हो, ना कोई कुछ हो। ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।